आप है रामस्वरूप मोंदला जी। हम संवाद कार्यक्रम में मोंदला साहब से गज़ल, हाइकू और जीवन परिचय लेंगे। गज़ल गज़लकार रामस्वरूप मोंदला जी, आप एक गज़ल सुनाइए। सामाजिक परिवेश में एक गज़ल पेश है। पल भर मिले हंसे हैं खुलकर, छलकर भी क्या करता मैं। पल भर मिले हंसे हैं खुलकर, छलकर भी क्या करता मैं। इससे बड़ी इबादत आखिर जमकर भी क्या करता मैं। सारा शहर न जाने कब से दौड़ रहा है अंधी दौड़। तीन टांग की इस लंगड़ी में फंसकर भी क्या करता मैं। एक जुनून चढ़ा है सर पर, गिरा पटक दे पीछे कर। एक जुनून चढ़ा है सर पर, गिरा पटक दे पीछे कर। फंदों के बंदों से मिलता, रुक कर भी क्या करता मैं। जोड़ भाग में दम घुट जाए अपनों की ऐसा सफ़र न जिसकी मंजिल चलकर भी क्या करता मैं। चलिए अपन अपन सवाल पे आते हैं। तो ये मैं उनकी बात मानकर मैंने वो सर्विस से रिजाइन कर दिया, आगरा नहीं गया। उसके बाद कोटा में ही मल्टी मेटल्स फैक्ट्री है, वहाँ लगा। वो लगभग 1 साल वहाँ मैंने काम किया। और एक कोई उस मिल का, मल्टी मेटल्स का जो मालिक था कैलकाटा का, वो उसने कहा कि मैं मालिक के लड़के का दोस्त हूँ, एक जैन था। तो वो मैं तो चूँकि गवर्नमेंट सर्विस में रहा ना, तो फैक्ट्री की सर्विस में सुबह 8 बजे 5-10 मिनट लेट हो जाओ तो चिड़ करता था, नाराज़ होता था। जो मैनेजर था वो तो मेरे पक्ष में था, लेकिन वो रोज़ टेंशन पैदा करता था, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैंने कहा यार तू। फिर किस में आए? फिर मैं पुलिस में आ गया। अच्छा, पुलिस से ही रिटायर हुए फिर? हाँ, पुलिस में कहाँ कहाँ गए? पुलिस में तो मैं बूंदी रहा, डीआईजी ऑफिस कोटा रहा, और पीए बन करके मैं उदयपुर रहा एसपी का। उसके बाद में वापस फिर कोटा आ गया, फिर झालावाड़ चला गया उदयपुर से, और झालावाड़ से बूंदी आ गया, बूंदी से फिर कोटा। जब एसपी कोटा ग्रामीण का नया ऑफिस इस्टेब्लिश हो रहा था, ऑर्डर्स आ गए थे गवर्नमेंट के, तो मुझे सीनियर आदमी गिनकर नया ऑफिस इस्टेब्लिश करने के लिए कोटा बुला लिया डीआईजी ने। तो मेरे से कहा था कि भाई आप नया ऑफिस सेटअप कर दो एसपी कोटा ग्रामीण का, और फिर आपको बूंदी वापस भेज देंगे। रिटायर कहाँ से हुए? रिटायर कोटा से। अच्छा, कोटा से रिटायर हुए। अच्छा, पुलिस महकमे में रहते हुए आपका ये गीत और गज़ल चलते रहे? हाँ, लेकिन चलता रहा। तो पुलिस विभाग के बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ समाज में हैं कि पुलिस के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा था कि जो स्थिति वर्तमान में पुलिस विभाग की है, उतनी स्थिति उस समय नहीं थी। मैंने
इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का इंचार्ज था हाँ। बूंदी में। और चूँकि मैं उस वातावरण में पला हूँ, इसलिए मैंने 600 आदमियों को एसपी साहब ने मुझे सारा ये भर्ती का काम दिया और मैंने 600 सिपाहियों को बूंदी में भर्ती किया। तो आप भी खाकी वर्दी पहनते थे क्या? नहीं, आप नहीं, तो ऑफिस ही देख बीच रहे थे। में चला था ऐसा, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। अच्छा। ऑफिस में था मैं। फिर उसके बाद डीआईजी की देख रेख में होता है वो तो भर्ती का सारा काम तो। नहीं, चलिए अपन गीत और कविता में लौटते हैं। हम्म, तो आपकी दरअसल यात्रा में कविता के रूप बदलते रहे। हम्म। पहले गीत आया, फिर गज़ल आई, फिर हाइकू आया। ये हाइकू यकायक कब आया? शुरुआत कब से हुई? हाइकू में जितने बड़े हाइकूकार हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जो पत्रिका छपती थी, उसमें उस समय वो हाइकू ही निकाल रहा था विशेषांक। कहाँ का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाला। प्रतापगढ़। तो जिसमें आज जो मौजूदा समय में, और उनमें से कुछ लोग नहीं रहे हैं, लक्ष्मण नायक आसाम उड़ीसा से, और वह कुछ और लोग हैं, तो वो उनके साथ में छप रहा था। भगत शरण अग्रवाल अहमदाबाद से। नहीं, शुरुआत कब से हुई? हाँ, शुरुआत जानना चाहते हैं, याद आ रहा है? ये सबसे पहले मैंने हाइकू पढ़े कुछ पत्रिकाओं में। बहुत कम पत्रिकाएं ही हाइकू छाप रही थी उस गिनती की, तब मैंने पढ़े। उसके बाद हाइकू के बारे में मैंने दूसरा अध्ययन किया। सत्यभूषण वर्मा जो दिल्ली में थे, तो वो जापान गए थे, और जापान में हाइकू ही प्रमुख विधा थी। वहाँ के जो माउत्से वासो संत थे, वो हाइकू में ही 17 अक्षर की कविता में सारी बात कहने की प्रवृत्ति थी। उनके भी 4 शिष्य थे। तो जब माउत्से वासो थे जापान वाले, तो वो तो आध्यात्मिक विषय पर ही हाइकू बोलते थे। लेकिन जब उनके शिष्य इसाकू वगैरह आए, तो उन्होंने इस सीमा को तोड़ दिया और सामाजिक, प्राकृतिक, सामाजिक, और फिर दूसरे शिष्य ने राजनीतिक, हाँ, सभी तरह मिक्स कर दिया फिर। हाँ, उस विधा को फैला दिया। मतलब विषय की कोई सीमा नहीं सत्यभूषण जी रही। वर्मा से मैं दिल्ली में सिर्फ एक बार मिल पाया, बाद में उनकी डेथ हो गई। भगवत शरण जी अग्रवाल अहमदाबाद वाले हाइकू भारती नाम की पत्रिका निकालते थे, उनमें मैं छपा। अच्छा, ये बताइए कि हाइकू में आप जो लिखते हैं, तो आप किस विषय पर ज़्यादातर लिखते हैं? सभी विषय पर लिखता हूँ। अच्छा, आप भी इसी तरह से मिक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब। हाँ। तो चलिए अपन हाइकू आप कुछ सुनाएं। एक एक करके 7 श्वासें भी। अंतिम पृष्ठ 2 गज जमीन या राख की ढेरी। ये जीवन सत्य। जीवन से हाँ, बच्चों पर। हाँ, चलिए बच्चों पर। नन्ना बालक, सामाजिक। नन्ना बालक झुक गई कमर, वजनी बस्ता। क्या? वजनी बस्ता। ओ, मतलब शिक्षा पर व्यंग है। यस। वही कहानी, तेरा मेरा उसका गंदा पानी। जीवन भर आदमी यही करता रहता है। सब
अच्छा, ये रचनाएं अक्सर स्त्री पुरुष संबंधों पर होती है, तो ऐसे हाइकू स्त्री पुरुष संबंध को लेकर के भी हाइकू बनते हैं क्या? हाँ, ऐसे भी या है। आपकी गजल कोई ऐसी हो? बताता हूँ पहले। ना, दोबारा बोलिए। झुलस रहे हम्म नंगे तन श्रमिक, मई दिवस। मई दिवस को लेकर के। हम्म। हम्म, कुत्ता शासन, काम करवाना है, टुकड़ा फेंको। टुकड़ा फेंको, रिश्वतखोरी। हाँ। मुस्कुरा करके गिराते हम्म, बिजलियां बचना जरा, रेशमी कपड़े में लाते आरियां बचना जरा। हम्म, मुस्कुरा करके गिराते बिजलियां बचना जरा, रेशमी कपड़े में लाते आरियां बचना जरा। इस शहर में छां की उम्मीद करना व्यर्थ है, इस शहर में छां की उम्मीद करना व्यर्थ है, बागवां खुद ही कटाते डालियां बचना जरा। शहरीपन पर। युवाओं पे बाजुओं में खोखलापन हम्म और बातें चांद की, ओह, बाजुओं में खोखलापन और बातें चांद की, ढो रही है बोझ ऐसा, पीढ़ियां बचना जरा। हादसों का एक ऐसा सिलसिला मामूर है, जहर में डूबी है सारी, कुर्सियां बचना जरा। हादसों का एक ऐसा सिलसिला मामूर है, जहर में डूबी है सारी, कुर्सियां बचना जरा। धार्मिक परिवेश में मजहबों के द्वार पर मत्था पटक मर जाओगे, वाह वाह, क्या बात है। मजहबों के द्वार पर मत्था पटक मर जाओगे, ये दिलों में गांठ देती रस्सियां बचना जरा। क्या बात है, सांप्रदायिक सद्भाव को स्पर्श करती हुई पंक्तियां हैं ये। और इन दिनों राजनीति कुछ इसी तरह से आगे अग्रसित बढ़ती जा रही है, तो ये आपकी पंक्तियां इस राजनीतिक और सामाजिक परिवेश को स्पर्श कर रही है। हाँ, अगली क्या है? आगे चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ? आज का संवाद